मीरा के ऊपर स्नाइपर ताने जा चुकी थी और ट्रिगर भी दबा दिया गया था। क्या होगा अब जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को सुन के अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 24। स्नाइपर ने अपनी सांस रोकी। उसने हवा का दबाव का अंदाजा लगाया और उसकी उंगली ट्रिगर पर कसने लगी। स्नाइपर ने फुसफुसाकर कहा, गुड बाय क्वीन। और यह कहकर उसने ट्रिगर दबा दिया। बी। स्नाइपर राइफल के साइलेंसर लगा हुआ था, इसलिए गोली की आवाज़ बहुत ही धीमी विप जैसी आई। गोली 800 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हवा को चीरती हुई मीरा के सीने की तरफ बढ़ गई। लेकिन किस्मत और अर्जुन के शैडो गार्ड्स की मुस्तैदी मीरा के साथ थी। ठीक उसी माइक्रो सेकंड में मीरा ने अपनी गिरी हुई किताब उठाने के लिए अपना शरीर नीचे की तरफ झुका लिया। सनक। वो जानलेवा गोली मीरा के सीने के बजाय उसके कंधे के स्लीव को चीर कर उसकी त्वचा को छूकर निकल गई और उसके पीछे एक पेड़ में जा लगी। मीरा के मुंह से एक चीख निकल गई। ओह! उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने बहुत ही गर्म और तेज लोहे की सलाखा उसके कंधे पर रख दी। उसके सूट की बाँह फट गई। वहां से खून की एक पतली सी धार निकली और उसके हाथ पर बहने लगी। मीरा दर्द और सदमे के मारे वही जमीन पर गिर पड़ी। कैंपस के बाकी स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन अर्जुन के शैडो गार्ड्स को समझने का एक सेकंड भी नहीं लगा। तभी कैंपस में भेस बदलकर मौजूद गार्ड्स के कानों में एक कमांड गूंजी, स्नाइपर, प्रोटोकॉल अल्फा स्नाइपर। पलक झपकते ही वो तीन स्टूडेंट्स जो कमांडर्स थे बिजली की स्पीड से मीरा की तरफ दौड़े। उनके हाथों में जो साधारण से दिखने वाले लैपटॉप बैग थे, उन्होंने तुरंत उनका एक बटन दबाया। क्लिक क्लिक क्लिक। वो लैपटॉप बैग एक झटके में खुलकर 4 फुटी कलर की फुल बॉडी बुलेट प्रूफ शील्ड में बदल गई। तीनों कमांडोज ने एक साथ छलांग लगाई, मीरा को चारों तरफ से घेर लिया, उसके ऊपर बुलेट प्रूफ टैट बना दिया। अब स्नाइपर मीरा को देख ही नहीं सकता था। तभी चीफ गार्ड ने चिल्लाकर कहा, मैम स्टे डाउन। यह कहकर उसने अपनी ऑटोमेटेड पिस्तौल निकाली और उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की तरफ पोजीशन ले ली। उसी वक्त दो और शैडो कमांडोज ने, जो कॉलेज के बाहर गाड़ियों में थे, अपने असोल्ट राइफल्स लेकर बिल्डिंग की तरफ दौड़े और स्नाइपर को जिंदा और या मुर्दा पकड़ सके। पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट में हाहाकार मच गया। स्टूडेंट्स चीख कर इधर उधर भागने लगे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कॉलेज कैंपस में गोलियां चल रही हैं। बुलेट प्रूफ शील्ड्स के उस अंधेरे में मीरा जमीन पर बैठी कांप रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सीना फट जाने का और कंधे से खून बह रहा था, लेकिन दर्द से ज़्यादा उसे मौत का खौफ डरा रहा था। तभी एक गार्ड ने तसल्ली देकर कहा, मैम आप सेफ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर मीरा थोड़ा सेफ महसूस कर रही थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब से फ़ोन निकाला। बिना सोचे समझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद अर्जुन का नंबर डायल किया। वहीं उधर द ग्रैंड एम्परर होटल के रॉयल रूफटॉप स्वीट में अर्जुन बहुत ही रिलैक्स मोड में अपने पानी का ग्लास पी रहा था। हिमांशु और ज्योति चुपचाप खाना खा रही थी। तभी अर्जुन का फ़ोन तेज़ी से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर मीरा का नाम था। उसका नाम जैसे ही उसने देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, लगता है महारानी को मेरी याद आ गई। ये सोचकर उसने फ़ोन निकाल लिया। अर्जुन ने मजाक करके कहा, हाँ मीरा, क्या हुआ, लंच करने का मन बदल गया क्या? लेकिन तभी फ़ोन के उस पार से जो आवाज़ आई, उसने अर्जुन के शरीर का खून जमा दिया। मीरा पागलों की तरह रो रही थी। उसने सिसक कर कहा, अर्जुन मुझे बचा लो, मुझे किसी ने गोली मारने की कोशिश की। अर्जुन, बहुत खून बह रहा है, प्लीज़ आ जाओ। उसकी आवाज़ में खौफ, दर्द और मौत की दहशत थी। क्रैक। उसकी बात सुनते ही अर्जुन के दिमाग उसका हाथ में पकड़ा वो क्रिस्टल का ग्लास छूटकर नीचे चकनाचूर हो गया। हिमांशी और ज्योति ये नज़ारा देखकर घबरा गई। उन्होंने चिंता करके पूछा, अर्जुन क्या हुआ, तुम्हारे हाथ में खून? लेकिन अर्जुन अपनी कुर्सी से झटके से खड़ा हुआ। उसकी आंखों का वो प्यारा सा रूप माइक्रो सेकंड में महाकाल के खौफनाक और बर्बर रूप में बदल गया। उसकी आंखों में एक ऐसे खूनी तूफान जो पूरी दुनिया को खाक कर सकता था। उसने दहाड़ कर पूछा, मेरा तुम कहाँ हो? अर्जुन की वो दहाड़ पूरे रूफटॉप में गूंज गई। दूसरी तरफ से मीरा ने रोकर कहा, मैं कैंपस के ग्राउंड में हूँ अर्जुन, तुम्हारे गार्ड्स ने मुझे शील्ड में घेर लिया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मीरा बहुत बुरी तरह से सिसक रही थी।
उसकी ये बात सुनते ही अर्जुन ने तुरंत तसल्ली देकर कहा, मैं आ रहा हूं, अपनी आंख बंद कर लो मीरा, तेरा अर्जुन आ रहा है। ये कहकर अर्जुन ने फोन काटा। उसने अपने कान में लगे सीक्रेट ईयरपीस का बटन दबाया और अपनी शैडो आर्मी के सेंट्रल कमांड में ऐसा ऑर्डर दिया जिसने पूरे मुंबई को हिलाकर रख दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, कोड रेड। अर्जुन की आवाज में मौत का फरमान था। उसने ऑर्डर देते हुए कहा, चीफ, मेरी मीडिया पर गोली चली है। मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट के बाहर और अंदर अपनी पूरी शैडो आर्मी चाहिए। एक भी पत्ता वहां हिलना नहीं चाहिए। मेरा को शील्ड कवर में तुरंत सेफ हाउस लेकर पहुंचो और उस स्नाइपर को, मुझे वो कुत्ता जिंदा चाहिए। मैं उसकी खाल अपने हाथों से उधेड़ूंगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, यस बॉस, बैकअप पहुंच रहा है। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने बिना एक पल गवाए खून से लथपथ हाथ के साथ ही सूट के दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। तब पीछे से हिमांशु ने घबराकर उसे पुकार कर कहा, अर्जुन रुको, क्या हुआ? उसकी आवाज सुनकर अर्जुन एक सेकंड के लिए रुका। उसने पलटकर हिमांशु और ज्योति के एक ऐसी खौफनाक और लाल आंखों से देखा जो दोनों लड़कियों के पैरों की जान निकल गई। वो अपनी जगह पर बुत बन गई। अर्जुन ने गुर्रा कर कहा, मेरी दुनिया, मेरी मीरा पर किसी ने गोली चलाई है। आज मुंबई में वो खून बहेगा जो इस शहर में कभी सपने नहीं देखा हुआ। ये कहकर अर्जुन वहां से आंधी की तरह निकल गया और सीधा एलिवेटर में घुसा और पार्किंग में पहुंचा। उसने अपनी रेंज रोवर का दरवाजा खोला और गाड़ी के इंजन में भयंकर दहाड़ लगा दी। मौत की स्पीड से मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ वो गाड़ी उड़ पड़ी। दुश्मन ने अर्जुन अग्निहोत्री को ललकारा था। वो एक सोए हुए ज्वालामुखी में बम भी फोड़ दिया था। मीरा के कंधे से बहे खून के एक एक कतरे के बदले आज अर्जुन मुंबई की सड़कों पर अपने दुश्मनों का खून लाल से सारी सड़कों को लाल कर देगा। उसका गुस्सा और खौफ बवंडर के अंदर सुलग रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, अगर मेरी मीरा को कुछ हुआ, अगर उसकी सांसों में जरा भी रुकावट आई तो मैं इस पूरे शहर को शमशान बना दूंगा। उसकी गाड़ी मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ तूफानी स्पीड से बढ़ रही थी। तभी अर्जुन के कान में लगे उस माइक्रो पीस में एक बीप की आवाज़ आई। शैडो आर्मी के चीफ कमांडो की आवाज़ गूंजी। चीफ की आवाज़ में जंग के मैदान वाली मुस्तैदी और सांसों की तेजी थी। उसने कड़क आवाज़ में कहा, बॉस, कोड रेड अपडेट। इधर से अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ कर कहा, मीरा कैसी है चीफ? उसकी आवाज़ से गाड़ी के शीशे झंझना उठे। दूसरी तरफ से चीफ कमांडो ने तुरंत उसको राहत खबर देकर कहा, सर रिलैक्स, मेरा मैडम बिल्कुल सेफ है। गोली उन्हें सीधे नहीं लगी, बस उनके बाएं कंधे को छू कर निकली है। घाव है, ब्लीडिंग हुई है, लेकिन जान को कोई खतरा नहीं। हमारे कमांडोज ने उन्हें बुलेट प्रूफ शील्ड्स में अल्फा फॉर्मेशंस में पूरी तरह से कवर कर लिया था। उसकी ये बात सुनकर अर्जुन ने अपनी एक आंखों में एक सेकंड के लिए बंद की और बहुत ही गहरी कांपती हुई सांस छोड़ी। उसकी जान में जान आई। उसने फुसफुसा कर कहा, भगवान का शुक्र है। भगवान का शुक्रिया अदा करने के बाद अर्जुन ने चीफ से पूछा, और वो स्नाइपर चीफ? अर्जुन की आवाज़ में अब खौफनाक और बर्फीली बन चुकी थी। तभी उधर से चीफ ने एक मीनिंग मुस्कान के साथ कहा, सर, हमने उस स्नाइपर को पकड़ लिया। उसने भागने की बहुत कोशिश की। उसने हमारे 2 आदमियों पर गोली भी चलाई, लेकिन हमारी बैकअप टीम ने उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। हमने उसे जिंदा दबोच लिया है। उसके हथियार भी हमारे कब्जे में हैं। उसकी बात सुनते ही अर्जुन ने इधर से गियर शिफ्ट करके पूछा, अब कहाँ हो तुम लोग? दूसरी तरफ से चीफ ने जवाब देकर कहा, सर, माहौल बहुत रिस्की था, इसलिए हमने मैडम को कॉलेज की एम्बुलेंस में लेकर जाने के बजाय अपनी आर्म्ड गाड़ियों में बैठा लिया है। हम मुंबई के किसी भी हॉस्पिटल पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हम मीरा मैडम और उस स्नाइपर को लेकर सीधे सेफ हाउस पहुंच रहे हैं। हमारी टीम के टॉप सर्जन डॉक्टर सेन भी विला में पहुंच रहे हैं। आप भी सीधे वहीं आ जाइए। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने तुरंत रिएक्ट करके कहा, मैं पहुंच रहा हूं। उस स्नाइपर को अंडरग्राउंड सेल में बांध कर रखो। मैं उसे अपने हाथों से नर्क दिखाऊंगा। ये कहकर उसने ईयरपीस डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही उसने एक ज़बरदस्त कट मारा। टायरों के चीखने की आवाज़ आई और गाड़ी ने मेडिकल कॉलेज का रास्ता छोड़कर गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी की तरफ अपनी स्पीड पकड़ ली। करीब 15 मिनट बाद अर्जुन की रेंज रोवर विला के 300 नंबर 60 के बाहरी लोहे के गेट को पार करके पोर्च में आकर रुकी। विला के बाहर का नज़ारा किसी मिलिट्री छावनी जैसा लग रहा था। दर्जनों काली गाड़ियां खड़ी थी और हर तरफ हथियारों से लैस शैडो कमांडोज पोजीशन लिए थे। अर्जुन गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पागलों की तरह विला के अंदर दौड़ा।
लिविंग रूम का नज़ारा बहुत ही अफरा तफरी जज्बातों से भरा था। ताऊ जी अपनी लाठी को पकड़कर इधर उधर घूम रहे थे। उनका चेहरा गुस्से और डर से लाल था। ताई जी और यशोदा माँ सोफे के पास खड़ी रो रही थी। हॉल के बीचों बीच एक बड़े से काउच पर मीरा बैठी थी। मीरा का वो चिकनकारी सूट खून से सन गया था। उसका चेहरा दर्द और खौफ के मारे कागज़ की तरह सफ़ेद पड़ गया था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका शरीर सदमे से कांप रहा था। उसके ठीक बगल में अग्निहोत्री मेडिकल सिटी के टॉप सर्जन डॉक्टर सेन खड़े थे, जो अपनी मेडिकल किट खोलकर मीरा के बाएं कंधे की सफाई कर रहे थे और बैंडेज लगा रहे थे। अर्जुन की सेक्रेटरी नित्या डॉक्टर के बगल में खड़ी थी और उन्हें रुई और एंटीसेप्टिक पकड़ा रही थी। वहीं हॉल के एक कोने में जगदीश जी और शेडो आर्मी का चीफ कमांडो आपस में बहुत ही गंभीर चर्चा कर रहे थे। अर्जुन ने मीरा को पुकार कर कहा, मीरा। अर्जुन की आवाज़ में एक ऐसी तड़प थी जिसने पूरे हॉल का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मीरा ने जैसे ही अर्जुन को देखा, उसके अंदर का वो सारा खौफ, वो सारी हिम्मत जो अब तक बांधे हुए थी, एक झटके में टूट गई। मीरा सिसक कर अपनी जगह से उठी और रो कर बोली, अर्जुन। अर्जुन दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने डॉक्टर को हल्का सा किनारे किया, मीरा को अपनी बाहों में कसकर भर लिया। मीरा भी अर्जुन के सीने में छुपाकर मुंह फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी। उसने सिसक कर कहा, अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा है अर्जुन। उस गोली की आवाज़, वो खून, मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। मीरा की उंगलियों ने अर्जुन की शर्ट को इतनी जोर से पकड़ लिया जैसे वो कभी जाने नहीं देना चाहती। उसकी दर्द भरी बात सुनकर अर्जुन का दिल 1000 टुकड़ों में टूट रहा था। उसने मुंबई पर राज करने का ख्वाब इसीलिए देखा ताकि वो इस लड़की को दुनिया की हर खुशी दे सके, लेकिन आज उसी की वजह से उस मासूम को मौत का सामना करना पड़ रहा था। अर्जुन ने मीरा के बालों को चूमकर बहुत ही रुआसी लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, मैं आ गया हूँ मीरा, तुम्हारा अर्जुन आ गया है। शांत हो जाओ मेरी जान, कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। अर्जुन ने बहुत ही नज़ाकत से मीरा को खुद से थोड़ा अलग किया। उसकी नज़र मीरा के उस कंधे पर गई जहाँ सफ़ेद पट्टियों के बीच से लाल खून रिस रहा था। उस खून को देखते ही अर्जुन के शरीर में हर नस में लावा दौड़ने लगा। अर्जुन ने कांपती हुई आवाज़ में डॉक्टर की तरफ देखकर पूछा, डॉक्टर कैसी है ये? आगे से डॉक्टर सेन ने सम्मान के साथ सिर झुकाकर कहा, सर घबराने की कोई बात नहीं, बुलेट सिर्फ स्किन को डीप ग्रेज करके निकली है, हड्डी या किसी नर्व को कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने स्टिचेस लगा दिए हैं, लोकल एनेस्थीसिया दे दिया है, इन्हें अभी बस आराम की ज़रूरत है। मेंटली ये बहुत बड़े ट्रामा में है। तभी यशोदा माँ ने अर्जुन के पास आई। उन्होंने घबरा कर कहा, मेरे बच्चे, ये कौन लोग हैं जो मेरी बच्ची के खून के प्यासे हो गए हैं? हम तो किसी का बुरा भी नहीं चाहते। उनकी ये बात सुनते ही अर्जुन ने उनके हाथ में अपने हाथों में ले लिया और बोला, माँ जी, मैं कसम खाता हूँ, जिसने भी मीरा की तरफ बंदूक तानी है, मैं उसके परिवार को इस धरती से मिटा कर दम लूँगा। ये कहने के बाद अर्जुन ने मीरा का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। उसने अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछे। अर्जुन ने उसको माथे को चूम कर कहा, तुम ऊपर जाकर कमरे में आराम करो मीरा, नित्या और माँ तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। आगे से मीरा ने भीगी हुई पलकों से अर्जुन की उन आंखों को देखा जिनमें अब एक खौफनाक आग सुलग चुकी थी। वो समझ गई कि अर्जुन अब क्या करने वाला है, इसलिए मीरा चुपचाप नित्या और यशोदा माँ के सहारे ऊपर कमरे में चली गई। मीरा के सीढ़ियों के ऊपर जाते ही अर्जुन का चेहरा, वो आशिक और सहमा हुआ लड़का, हमेशा के लिए गायब हो गया। अर्जुन की जगह अब अग्निहोत्री एम्पायर के उस खूंखार बेरहम बादशाह ने ले ली, जिसकी क्रूरता की कहानियाँ मुंबई के अंडरवर्ल्ड में खौफ पैदा करती थी। अर्जुन ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ इतनी जोर से भींची, उसके जबड़ों की कड़क आवाज़ आई। वो मुड़ा और सीधे उस कोने की तरफ बढ़ा जहाँ जगदीश जी चीफ कमांडो खड़े थे। अर्जुन के चेहरे पर मौत का सन्नाटा था। उसने अपनी कड़क और भारी खुरदरी आवाज़ में चीफ कमांडो से बहुत ही एक सवाल पूछा, कहाँ है वो कमीना? चीफ कमांडो ने अर्जुन का वो रौद्र रूप देखा तो उसकी भी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। चीफ ने तुरंत अटेंशन में आकर कहा, सर वो नीचे लेवल 3 के अंडरग्राउंड इंटोगरेशन रूम में लॉक है, उसे भारी जंजीरों से बांध दिया गया है। तभी अर्जुन ने पूछा, क्या उसने कुछ उगला है? किसने भेजा है उसे? आगे से जगदीश ने अपनी फाइल बंद करके कहा, नहीं सर, वो कोई भाड़े का टट्टू या सड़क छाप गुंडा नहीं,
वो एक हाई टियर प्रोफेशनल स्नाइपर और असैसिन है लग रहा है। हमारी टीम ने पिछले आधे घंटे से बहुत टॉर्चर किया, लेकिन वो अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं। वो एक शब्द भी नहीं बोल रहा। उसकी बात सुनते ही अर्जुन के होठों पर एक शैतानी और खून की प्यासी मुस्कान आई। उसने मुस्कुरा कर कहा, प्रोफेशनल, देखते हैं उसकी प्रोफेशनलिज्म मेरे दर्द के आगे कितनी देर टिकती है। अर्जुन ने अपनी जैकेट उतारी और उसे वहीं सोफे पर फेंक दिया। वो काले रंग की टी शर्ट और उसके हाथों में अभी भी होटल के कांच से निकला हुआ अपना खून लगा था। तेज कदमों से विला के खुफिया बेसमेंट की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे चीफ कमांडो और 2 गार्ड चल रहे थे। जैसे जैसे वो बेसमेंट की सीढ़ियां उतर रहे थे, हवा का तापमान गिरता जा रहा था। विला का हिस्सा किसी 5 स्टार घर का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी खौफनाक बे और जेल के टॉर्चर रूम जैसा लग रहा था। एक भारी लोहे का दरवाज़ा अर्जुन के फिंगरप्रिंट से खुला। कमरे के अंदर बीचों बीच एक भारी लोहे की कुर्सी पर एक इंसान बंधा था। यह वही स्नाइपर था। उसका शरीर गठीला और लोहे जैसा सख्त था। उसके बाल छोटे मिलिट्री कट थे। उसके चेहरे पर कमांडोज की मार के निशान और होठ फट गया था। एक आंख सूजी हुई थी। उसके दोनों हाथों और पैरों की मोटी लोहे की जंजीरों से उसे बांधा गया था। लेकिन इतनी मार खाने के बावजूद उस स्नाइपर की आंखों में कोई खौफ नहीं। उसकी आंखों में एक ऐसी मुर्दा शांति थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्हें दर्द सहने और खामोश रहने की ट्रेनिंग दी गई हो। अर्जुन कमरे में आया। दरवाज़ा लॉक कर दिया गया। कमरे में सिर्फ एक डिम पीली लाइट थी जो सीधी स्नाइपर के चेहरे पर पड़ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे चलकर स्नाइपर के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसने एक लंबी सांस ली और हवा में मौजूद उस खून और पसीने की गंध को महसूस किया। अर्जुन ने बहुत ही ठंडी और खामोश आवाज में कहा, मुझे नाम चाहिए। किसने भेजा है तुझे? प्रताप देशमुख, सूर्यकांत सिंघानिया, पारस या कोई और नाम बता और मैं तुझे एक आसान मौत दूंगा। उसकी आवाज़ सुनते ही स्नाइपर ने अपने खून सा चेहरा ऊपर उठाया। उसने अर्जुन की आंखों में सीधा देखा। उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई और उसने अर्जुन के जूतों पर खून थूक दिया। इस हरकत के पीछे चीफ कमांडो का खून खोल उठा। वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन अर्जुन ने अपना हाथ उठाकर उसे भी रोक दिया। अभी स्नाइपर ने अपनी भारी और खुरदरी आवाज में कहा, तुम मुझे नहीं जानते लड़के, तुम चाहे मेरे टुकड़े कर दो, लेकिन मेरे मुंह से तुम्हें एक लफ्ज नहीं मिलेगा। मैं मौत से नहीं डरता। आगे से अर्जुन ने एक ठंडी हंसी के साथ उसकी बात को दोहरा कर कहा, तुम मौत से नहीं डरता? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग मौत से नहीं डरते उन्हें ज़िंदगी से डरना सीखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। अर्जुन के होठों पर एक बहुत खौफनाक और शैतानी हंसी आ गई। अर्जुन मुड़ा और कमरे के एक कोने में रखी टूल टेबल की तरफ गया। उस स्टील की मेज़ पर सर्जिकल ब्लेड्स, प्लायर, चिमटियाँ, हैमर और कांच के जार में रखे कुछ केमिकल सर्ज भी थे। अर्जुन ने वहाँ से एक भारी लोहे का प्लम्बिंग प्लायर उठाया। वो वापस स्नाइपर के पास आया। अर्जुन ने उसके पास आते हुए कहा, मुझे पता है तूने 3rd डिग्री टॉर्चर की ट्रेनिंग ली होगी। तुझे बर्फ़ पर लिटाया गया होगा, तुझे पानी में डुबाया गया होगा, लेकिन क्या तुझे कभी ऐसे इंसान ने टॉर्चर किया है जिसकी दुनिया को तूने लहूलुहान कर दिया हो? इससे पहले कि स्नाइपर कुछ समझ पाता, अर्जुन का हाथ बिजली की स्पीड से आगे बढ़ा। उसने उस लोहे के प्लायर को स्नाइपर के दाएं हाथ की तर्जनी उंगली के नाखूनों में फंसा कर कहा, किसने भेजा है तुझे? लेकिन आगे से स्नाइपर ने अपने दांत पीस लिए, मुंह फेर लिया। कड़ाक। जब वो कुछ नहीं बोला तो अर्जुन ने पूरी ताकत से उस प्लायर को पीछे खींचा। स्नाइपर की उंगली का पूरा नाखून अपनी जड़ों से मांस को चीरता हुआ एक ही झटके में उखड़कर बाहर आ गया। खून का एक तेज फवारा उसकी उंगली से फूट पड़ा। कमरे की साउंड प्रूफ दीवारों से टकराकर स्नाइपर की एक दिल चीर देने वाली जानवर जैसी आवाज आई। ओह! उसका पूरा शरीर जंजीर से चटपटाने लगा। लोहे की कुर्सी खड़खड़ा गई। तभी अर्जुन ने उखड़े हुए नाखून को जमीन पर फेंक कर बिना किसी इमोशन के कहा, यह पहला था। लेकिन स्नाइपर ने साफ मना करके कहा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा। स्नाइपर दर्द से कराहकर हाँफ रहा था। तभी अर्जुन ने बहुत ही इत्मीनान से कहा, कोई बात नहीं। ये कहकर उसने प्लायर को दूसरी उंगली से नाखून में फंसा दिया। खचाक, दूसरा नाखून भी मांस के लोथड़े के साथ बाहर आ गया। स्नाइपर की चीखें अब रोने की आवाज़ में बदल रही थी,
लेकिन वो एक ट्रेंड असिसिन था। उसका दिमाग उसके शरीर पर चल रहा था और उसने एक बहुत ज़्यादा एक ट्रेनिंग भी ली थी। उसका दिमाग और शरीर को दर्द सहने के लिए मजबूर कर दिया गया था। उसने खून थूक कर कहा, तो तू मुझे नहीं तोड़ सकता। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उस प्लायर को साइड में रख दिया। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, नाखून बहुत छोटी चीज़ है तेरे लिए। ये कहते हुए वो वापस टूल टेबल के पास गया और इस बार उसने कुछ ऐसा उठाया जिसे देखकर चीफ कमांडो के भी रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने एक हाथ में तेज धार वाली स्किन पीलिंग टोंग उठा ली थी। वो दूसरे हाथ में कांच का एक जार था जिसमें बहुत ही गाढ़ा लाल रंग का पाउडर भरा हुआ था। ये वो नमक और दुनिया की सबसे तीखी मिर्च भूत जोलोकिया का पिसा हुआ पाउडर था। अर्जुन ये सब लेकर स्नाइपर के पास आया। उसने अपने दांत भींच कर कहा, मेरी मीरा के कंधे से खून बह रहा है। उसके उस दर्द का हिसाब तुम्हें तुम्हारी एक एक इंच चमड़ी देकर चुकाना होगा। उसकी आवाज़ अब कांप नहीं रही थी, बल्कि उसमें एक साइकोपैथ जैसी शांति थी। अर्जुन ने स्नाइपर की शर्ट को कॉलर से पकड़कर एक ही झटके में फाड़ दिया और उसका नंगा और मजबूत सीना सामने आ गया। इसके बाद अर्जुन ने वो तेज धार वाली चिमटी स्नाइपर के सीने की दाहिनी तरफ, जहां त्वचा बहुत ही संवेदनशील होती है, वहां गहराई तक धंसा दी। चिमटी के कांटे सीधे स्नाइपर के मांस में बढ़ गए। अर्जुन ने गुर्रा कर कहा, नाम। लेकिन स्नाइपर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तभी अर्जुन ने अपनी कलाई को घुमाया और उस चिमटी को पूरी ताकत से बाहर की तरफ खींच लिया। सर्र स्नाइपर के सीने की चमड़ी और उसके नीचे का मांस एक मोटे लोथड़े के रूप में छिलकर बाहर आ गया। एक 3 इंच गहरा और लंबा घाव उसके सीने पर बन गया और उसका ताज़ा और गर्म खून बहने लगा। स्नाइपर की आंखें फटी रह गई। वो दर्द के मारे चीख भी नहीं पा रहा था। उसकी आवाज़ उसके गले में घुट गई। उसका पूरा शरीर एक धनुष की तरह पीछे की तरफ तन गया। लेकिन अर्जुन का कहर नहीं रुका। इससे पहले कि स्नाइपर का दिमाग इस भयानक दर्द और को प्रोसेस करता, अर्जुन ने वो कांच का जार खोला। उसने अपनी मुट्ठी भरी और वो नमक और तीखी मिर्च का पाउडर निकाल लिया। उसे सीधे उस ताजे और छिले हुए खून के रिश्ते हुए घाव पर अंदर रगड़ दिया। स्नाइपर ने जो चीख जोर से मारी, ये चीख किसी इंसान की नहीं, ये चीख नर्क में जलते हुए किसी शैतान की थी। मिर्ची और नमक का वो जहरीला मिश्रण जैसे ही स्नाइपर की नसों में खुले हुए मांस से टकराया, उसके शरीर में जैसे 1 लाख वोल्ट का करंट दौड़ गया। स्नाइपर पागलों की तरह जंजीर से छटपटाने लगा। उसकी नसों में आग लग गई। वो अपनी कुर्सी को ज़मीन से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। स्नाइपर दर्द से पागल होकर चिल्लाने लगा। उसने कहा, मार दे मुझे, मुझे मार दे कुत्ते। तभी अर्जुन ने वो चिमटी दोबारा उसके शरीर के दूसरे हिस्से से टिका कर कहा, मरना इतना आसान नहीं है मेरी दुनिया में। नाम बता, वरना मैं तेरे पूरे शरीर की खाल इसी तरह उखोड़ूंगा, तुझे इसी नमक की बाल्टी में जिंदा गाड़ दूंगा। ये कहकर अर्जुन ने एक और जगह से मांस खींचा और फिर से वो जहरीला पाउडर लगा दिया। बेसमेंट का वो कमरा अब खून की बदबू, जले हुए मांस और खौफनाक चीखों से भर चुका था। पीछे खड़े शैडो कमांडोज, जिन्होंने जिंदगी भर मौत का खेल देखा था, उन्हें भी अर्जुन का एक बर्बर और खौफनाक महाकाल रूप देखकर उल्टी आने लगी थी। लेकिन वो स्नाइपर, इतने अकल्पनीय मानवीय और मानवीय भयानक दर्द के बावजूद, जबकि उसकी सांसें टूटने लगी, तो उसने एक बार फिर अपना सिर हिला दिया। उसने हाँप कर कहा, मैं नहीं बोलूँगा। ये कोई साधारण वफादारी नहीं थी, ये ब्रेन वॉश किए गए सुसाइडर बम्बर जैसी जिद थी। अर्जुन समझ गया कि दर्द इसे नहीं तोड़ पा रहा। उसने अपने दांत पीस कर कहा, तुझे लगता है कि तूने सब देख लिया। ये कह अर्जुन अपनी टी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाई, जो अब पूरी तरह से स्नाइपर के खून से लाल हो चुकी थी। अर्जुन वापस उस टेबल पर गया। इस बार उसने एक बहुत ही भारी धारदार मीट क्लीवर उठाया और सीधा उसके पास आ गया। उसने स्नाइपर का बायां हाथ, जो जंजीरों से कुर्सी से हत्थे से बंधा हुआ था, उसे सीधा किया। अर्जुन ने स्नाइपर की तर्जनी उंगली को मेज के एक लकड़ी के हिस्से पर फैलाकर कहा, तूने अपनी इसी उंगली से ट्रिगर दबाया था ना। यह कहकर उसने क्लीवर उठाई और चिल्लाकर कहा, मुझे नाम चाहिए। लेकिन आगे से स्नाइपर ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब अर्जुन ने 1 सेकंड का इंतजार नहीं किया। उसने वो भारी क्लीवर अपनी पूरी ताकत से नीचे दे मारा
और उसकी उंगली कटकर दूर हो गई। खून का फव्वारा दीवार पर जाकर लगा। स्नाइपर दर्द से चीखने लगा था, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसने क्लेवर को फिर उठाया और चिल्लाकर कहा, पूरा नाम। लेकिन स्नाइपर अभी भी चुप था। तभी अर्जुन ने दूसरी उंगली क्लेवर पर दे मारी। उसकी दूसरी उंगली भी कटकर जमीन पर गिर गई। ऐसे तीसरी उंगली। कमरा अब एक बूचड़ खाने में बदल चुका था। स्नाइपर का बायां हाथ अब बिना उंगलियों के एक लहूलुहान ठूंठ बन गया था। दर्द के मारे स्नाइपर की आंखें फटने को तैयार थी। वो खून की उल्टियां कर रहा था। तभी अर्जुन ने क्रूरता से कहा, तुझे क्या लगता है मैं रुक जाऊंगा? अर्जुन का चेहरा अब पूरी तरह से शैतानी हो चुका था। अर्जुन ने क्लेवर को जमीन पर फेंका और उस स्नाइपर के बिल्कुल करीब आ गया। उसने उसकी आंखों में देखकर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तेरी आंखें जिन्होंने मीरा को अपने स्कोप के निशाने पर लिया था, इन आंखों को अब दुनिया में देखने का कोई हक नहीं। यह कहकर अर्जुन ने अपने दोनों हाथों से अंगूठे से स्नाइपर की आंखों के बिल्कुल करीब ले गया। उसने दहाड़ कर कहा, यह तेरा आखिरी मौका है, नाम बता। लेकिन स्नाइपर ने खून थूक कर आखिरी बार अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आवाज़ लगभग खत्म हो चुकी थी। उसने कांप कर कहा, अग्निहोत्री, तू भी मरेगा। हमारा गॉडफादर आ रहा है। यह अगर स्नाइपर ने अपने जोर से दांत भींच लिए। वहीं अर्जुन का पारा आखिरी हद तक पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा, गो टू हेल। अगर अर्जुन ने अपने दोनों अंगूठे पूरी ताकत से बेरहमी से स्नाइपर की आंखों के अंदर धंसा दिए। स्नाइपर की दोनों आंखें एक सॉकेट से फट गई और खून और आंखों का तरल पदार्थ अर्जुन के हाथों और चेहरों पर छिटक गया। तभी स्नाइपर की वो सबसे लंबी और सबसे खौफनाक चीख तहखाने में गूंज गई। वो चीख इतनी भयानक थी कि विला की नींव तक कांप गई। इसके बाद अर्जुन ने अपने अंगूठे बाहर निकाले। स्नाइपर की आंखों की जगह अब सिर्फ खून के धब्बे गड्ढे बन गए थे। स्नाइपर का शरीर जंजीरों में बहुत जोर से अट गया। उसके मुंह से एक गहरा गरगल का साउंड आया। उसकी गर्दन पीछे की तरफ लटक गई और फिर उसका शरीर शांत हो गया। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं थी। वो भयानक दर्द और वह अत्यधिक खून का बहना, नर्वस सिस्टम का शौक, स्नाइपर का शरीर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो मर चुका था। लेकिन अर्जुन के लाख टॉर्चर करने के बाद भी उसने नाम नहीं उगला। अब तहखाने में सिर्फ खून टपकने की टप टप की आवाज़ आ रही थी। अर्जुन उस लाश के सामने हाँफ रहा था। पूरा शरीर, उसके हाथ, उसका चेहरा, टी शर्ट, सब कुछ उसके रंग से रंग गया था। वो किसी खौफनाक हॉरर फिल्म के मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। तभी चीफ कमांडोज ने कांप कर आगे आकर उसके कांपते हुए कहा, सर वो मर गया। उसकी बात सुनते ही अर्जुन ने अपनी खून से सनी मुट्ठी को देखा। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि उसे उसका जवाब नहीं मिला। अर्जुन ने अपनी भारी और थकी हुई आवाज़ में कहा, यह कोई आम गुंडा नहीं था चीफ। उसकी आंखें अभी भी उस स्नाइपर की लाश को घूर रही थी। तभी आगे से चीफ ने कहा, सर मैं भी यही सोच रहा हूँ। इतना टॉर्चर तो कोई एलीट आर्मी कमांडो को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसे मरना पसंद किया है, लेकिन अपने आका का नाम नहीं बताया। सर, प्रताप देशमुख और सूर्यकांत सिंघानिया के पास ऐसे वफादार खूंखार हत्यारे नहीं हो सकते। वो लोग तो पैसे के लिए काम करते हैं। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने अपना खून से सना चेहरा एक तौलिए से पोंछा। अर्जुन की आंखों में एक नई चिंता और एक बहुत ही गहरी उलझन पैदा हो गई। उसने थोड़ा सोचकर कहा, तुम सही कह रहे हो चीफ। मरने से पहले उसने कहा था, हमारा गॉडफादर आ रहा है। गॉडफादर का नाम लेते ही अर्जुन ने गहरी सांस ली और आगे कहा, प्रताप देशमुख और सिंघानिया तो जेल में सड़ रहे हैं। पारस और नारायण को मैंने सड़क पर फेंक दिया। अगर ये स्नाइपर उनका आदमी नहीं था, तो फिर ये कौन है जो मीरा की जान लेना चाहता है? ये राज मुंबई की अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा राज अभी तक एक ऐसी पहेली बन गया था। अर्जुन को समझ आ गया कि अग्निहोत्री एम्पायर के दुश्मन सिर्फ वो नहीं जिन्हें वो जानता है। मुंबई की गहराइयों में एक ऐसा खामोश, अदृश्य, बेहद खूंखार दुश्मन पल रहा था, जो सिंघानिया और देशमुख से भी 100 गुना ज़्यादा ताकतवर था। उस दुश्मन ने अपनी पहली चाल अर्जुन की सबसे बड़ी कमजोरी मीरा पर गोली चलाकर चल दी थी। इसके बारे में सोचकर अभी के लिए अर्जुन ने अपने कमांडोज को ऑर्डर देकर कहा, इस लाश को यहाँ से गायब कर दो। इसके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए स्कैन करो। मुझे इसका पूरा बैकग्राउंड चाहिए। मुझे जानना है कि ये किस नर्क से आया था। आगे से चीफ ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, यस बॉस। उसके बाद अर्जुन बेसमेंट के दरवाजे की तरफ मुड़ा
उसके कपड़ों पर लगा वो खून इस बात का एहसास दिला रहा था कि राजगद्दी पर बैठना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए हर रोज़ खून की नदियाँ बहानी पड़ेगी। अब अर्जुन एक मकसद के साथ बन गया। उसने अपनी मीरा को हर कीमत पर सुरक्षित रखना था। उस अदृश्य गॉडफादर को खोजकर मुंबई की सड़कों पर जिंदा जलाना। अर्जुन सीढ़ियाँ चढ़कर वापस ऊपर जाने लगा। अर्जुन सीधा अपने प्राइवेट वॉशरूम में गया। उसने शॉवर ऑन किया और अपने शरीर पर लगे उस स्नाइपर के खून को ठंडे पानी से धो डाला। पानी के साथ बहता हुआ वो लाल रंग का नाले में जो खून जा रहा था, लेकिन अर्जुन के दिमाग की गर्माहट अभी भी शांत नहीं हुई थी। कपड़े बदलकर एक साफ और एक नरम सी रंग की टी शर्ट और पैंट पहनकर अर्जुन दबे पांव मीरा के कमरे की तरफ गया। कमरे के अंदर मध्यम सी रोशनी चल रही थी। यशोदा माँ और नित्या वहीं बैठी थी। अर्जुन ने उन दोनों को बहुत धीमी आवाज में कहा, माँ जी आप लोग जाकर आराम कीजिए, मैं हूं इसके साथ। उसकी ये बात सुनकर यशोदा माँ ने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा और फिर भारी मन से नित्या के साथ कमरे से बाहर चली गई। इसके बाद अर्जुन ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। धीरे धीरे चलकर मीरा के बिस्तर के पास आया। मीरा लेटी हुई थी। दवाइयां और एनेस्थीसिया की वजह से उसको बड़ी नींद कच्ची और खौफजदा भी थी। वो नींद में भी कांप रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसके बाएं कंधे पर बंधी वह सफेद पट्टी अर्जुन को उसके सिर पर लगे किसी नासूर की तरह चुभ रही थी। तभी नींद में ही मीरा के मुंह से एक डरी हुई सिसकी निकली। उसने सिसक कर कहा, अर्जुन। अर्जुन तुरंत बिस्तर पर चढ़ा और उसने मीरा को अपनी बाहों में बहुत ही कोमलता से समेट लिया। उसने एक बात का पूरा ध्यान रखा कि मीरा के घायल कंधे पर जरा भी प्रेशर ना पड़े। अर्जुन ने उसके कानों के पास फुसफुसा कर कहा, मैं यही हूं मेरी जान, तुम्हारा अर्जुन यही है। मीरा ने जैसे ही अर्जुन की उस जानी पहचानी महक और उसके सीने की गर्मी को महसूस किया, उसके शरीर की वो सारी घबराहट और कंपकपी एक पल में शांत हो गई। उसने अपनी सही वाली बाह अर्जुन के गले में डाल दी और अपना सिर उसके सीने में छुपा लिया। पूरी रात अर्जुन एक पल के लिए भी नहीं सोया। वो बस अपनी बाहों में अपनी दुनिया को समेटे हुए छत की तरफ घूरता हुआ, साथ ही उसका एक हाथ मीरा के बालों को सहला रहा था। उसका दिमाग उस अदृश्य गॉडफादर की बिसात को तोड़ने के लिए रणनीतियां बना रहा था। अर्जुन ने अपने आप को एक खामोश वादा करके कहा, जिसने भी मेरी मीरा की रातों की नींद छीनी है, मैं उसे मौत की ऐसी नींद सुलाऊंगा कि उसकी रूह भी दोबारा जन्म लेने से कांपेगी। वहीं मेरा अर्जुन की बाहों में उस सुरक्षित पनाह में दुनिया के हर खौफ को भुलाकर बहुत ही चैन की नींद सो गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरण खिड़की के पदरों को चीरते हुए कमरे में दाखिल हुई, तो विला का माहौल बड़ा शांत था। अर्जुन अभी भी उसी पोजीशन में लेटा था। उसकी आंखें लाल थी क्योंकि वो रात भर नहीं सोया था। तभी मीरा ने हल्की सी करवट ली। उसके कंधे में एक मीठा सा दर्द हुआ, जिसे उसकी आंखें खुल गई। उसकी आंखें खुली को देखकर अर्जुन ने बहुत ही प्यारी और सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग। ये कहकर उसने झुककर मीरा के माथे पर एक बहुत ही कोमल और पवित्र किस किया। मीरा के होठों पर भी एक फीकी मुस्कान आ गई। उस रात के खौफ के बाद सुबह उठते ही अर्जुन के चेहरे को देखना उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी राहत थी। लेकिन तभी उसकी नजर अर्जुन की लाल आंखों पर पड़ी। उसने अर्जुन की आंखों को देखकर पूछा, तुम सोए नहीं? आगे से अर्जुन ने मजाक करके उसका गाल को छूकर कहा, तुम्हारी इस प्यारी सी शक्ल को देखते हुए नींद कहाँ आती है? चलो अब उठ जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता यहीं कमरे में मंगवाता हूँ। उसकी बात सुनकर मीरा उठी। बहुत ही सावधानी से अपने कंधे को बचाकर वॉशरूम में नहाने चली गई। करीब आधे घंटे बाद जब मीरा एक ढीला ढाला आरामदायक सूट पहनकर बाहर आई, तो उसने देखा अर्जुन अपनी ब्लैक टैक्टिकल जैकेट पहन रहा था। अर्जुन ने ट्रे के इशारा करके कहा, नाश्ता कर लो मीरा, उसके बाद जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें यूनिवर्सिटी के लिए निकलना है, तुम्हारी क्लासेस का टाइम हो रहा है। यूनिवर्सिटी और क्लास का नाम सुनते ही मीरा के कदम वहीं रुक गए। उसका चेहरा जो नहाने के बाद थोड़ा खिला हुआ था, वो अचानक पीला पड़ गया। कल दोपहर का खौफनाक मंजर, वो गोली की आवाज, वो खून, सब कुछ एक डरावनी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूरने लगा। मीरा ने कांप कर अपने दोनों हाथ अपनी छाती पर रख लिए। वो पीछे हटने लगी। उसने घबरा कर कहा, नहीं 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 अर्जुन, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। मीरा की आवाज में एक गहरा खौफ आ गया था। उसकी एक घबराहट देखकर अर्जुन ने अपनी जैकेट की जिप बंद की और मीरा के पास आकर खड़ा हो गया।
उसने मुस्कुराकर नॉर्मल बिहेव करके कहा, क्यों मीरा, तुम्हारा सिलेबस पहले ही इतना पीछे है। कल तुम ही तो कह रही थी तुम्हें प्रैक्टिकल के लिए अच्छी तैयारी करनी है। वहीं मीरा की आंखों के आंसू आ गए। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, भाड़ में गया सिलेबस और प्रैक्टिकल। तुम समझ क्यों नहीं रहे अर्जुन? कल उसी कैंपस में उसी खुली जगह पर किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। कल वो गोली मेरे दिल को चीरते हुए निकल जाती। अगर मैं आज फिर वहां गई तो, अगर उन लोगों ने दोबारा हमला कर दिया तो। मैं मरना नहीं चाहती अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कहते हुए मेरा फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। उसका यह डर बिल्कुल जायज था। कोई भी आम लड़की जिस पर कल ही स्नाइपर से हमला हुआ था, वो अगले दिन उसी जगह वापस जाने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? वहीं अर्जुन ने जब मीरा को ऐसे रोते हुए देखा तो उसका दिल पसीज गया। वो चाहता तो उसे घर में ही महलों की तरह सुरक्षित रख सकता था और पूरी जिंदगी उसे एक खरोंच भी नहीं आने देता। लेकिन अर्जुन जानता था कि अगर मीरा आज डर गई तो वो जिंदगी भर अपने डर के साये में घुटेगी, और अग्निहोत्री की होने वाली महारानी को डरना शोभा नहीं देता। अर्जुन ने बहुत ही प्यार से मीरा के हाथ को उसके चेहरे से हटाए। उसने मीरा की आंखों में देखा और एक बहुत ही गहरी, सुकून भरी लेकिन पावरफुल मुस्कान देकर बोला, जान। अर्जुन की आवाज में एक ऐसा जादू था जिसने मीरा के रोने को एक पल में शांत कर दिया, और आगे बोले, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मेरे शरीर में खून की आखिरी बूंद बाकी है, दुनिया की कोई भी गोली तुम तक पहुंचने से पहले मेरे सीने से होकर गुजरेगी। वहीं मीरा सिसक रही थी, लेकिन वो अर्जुन की आंखों में सच्चाई देख रही थी। तभी अर्जुन ने उसे पलंग पर बैठाकर कहा, मीरा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। कल जो हमला हुआ था वो हमारी कमजोरी नहीं थी, वो हमारी चेतावनी थी। मैंने उस चेतावनी का जवाब दे दिया है। मैंने मेरी पूरी पूरी शैडो आर्मी को, मुंबई के मेरे सबसे खतरनाक कमांडोज को सिर्फ तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए लगा दिया। ये कहकर वो खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अर्जुन ने मीरा का हाथ चूम कर कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारी सिक्योरिटी कितनी टाइट है। तुम्हारी सिक्योरिटी के आसपास पूरे 3 किलोमीटर के रेडियस में मेरे स्नाइपर्स, मेरे अंडरकवर गार्ड्स और मेरे ड्रोन तैनात हैं। मुंबई पुलिस से लेकर कैंपस के चाय वाले तक सब हमारी नजरों में है। उन 3 किलोमीटर के एरिया में मेरे गार्ड्स एक परिंदे को भी पर नहीं मारने देंगे, गोली तो दूर की बात है। मेरा अर्जुन की बातें सुन रही थी। तब अर्जुन ने अपना मास्ट्रो खेला और एक ऐसी साइकोलॉजिकल बात जो मीरा के अंदर को शेरनी को जगा दिया। उसने सख्त आवाज में कहा, मीरा, वो दुश्मन जो भी है, वो इस वक्त बहुत खुश हो रहा होगा। उसे लग रहा होगा कि उसने अर्जुन अग्निहोत्री की कमजोरी पर वार कर दिया है। उसे लग रहा होगा कि कल की एक उस गोली की वजह से अर्जुन की वो महारानी डर कर अपने महल में छुप गई। ये कहकर अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और आगे बोला, अगर तुम आज क्लास में नहीं गई मीरा, तो हमारा दुश्मन समझेगा कि तुम डर गई हो। उसे लगेगा कि हमें दिमागी तौर पर उसने हरा दिया। क्या तुम चाहती हो कि वो नामालूम दुश्मन हमारे प्यार और तुम्हारी हिम्मत पर हंसे? क्या तुम अपने डॉक्टर बनने के सपने को एक गोली के डर से कुचल दोगी? उसके ये शब्द किसी संजीवनी बूटी की तरह मीरा के अंदर उतर गई। मीरा कोई कमजोर लड़की नहीं थी। वो उस गांव से लड़कर आई थी जहां लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। वो भैरव सिंह की बेटी थी। उसकी आंखों में आंसू अचानक सूख गए। मीरा ने बहुत ही मन में सोचा, अर्जुन सही कह रहा है। अगर मैं आज घर में छुप गई तो हमेशा के लिए खौफ की गुलाम बन जाऊंगी, और मैं किसी भी दुश्मन को अपने अर्जुन के रुतबे पर हंसने का मौका नहीं दूंगी। ये सोचते हुए मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसका सीना जो अभी तक डर से कांप रहा था, वो अब एक गजब के कॉन्फिडेंस से फूल गया था। मीरा ने अर्जुन के हाथ को कसकर पकड़कर कहा, तुम सही कह रहे हो अर्जुन। मैं कोई कायर नहीं हूँ, और मैं अग्निहोत्री खानदान की होने वाली बहू हूँ। अगर वो लोग मुझे मारना चाहते हैं तो उन्हें मेरे सामने आकर लड़ना होगा। मैं आज कॉलेज जाऊंगी। उसकी आंखों में अब एक ऐसी आग थी जो खुद अर्जुन को भी हैरान कर रही थी। लेकिन उसकी यह बहादुरी देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक बहुत ही चौड़ी और फक्र से भरी मुस्कान आ गई। उसने उसको अपनी बाहों में उठाकर कहा, यह हुई ना मेरी महारानी वाली बात, अब जल्दी से नाश्ता करो। मीरा ने तुरंत नाश्ता किया और अपना बैग उठाया, अपने कपड़े ठीक किए और एक क्वीन की तरह अर्जुन के साथ विला से बाहर आ गई।
अब अर्जुन की ब्लैक रेंज रोवर और आगे पीछे चल रही दो आर्म्स एसयूवी मुंबई की सड़कों पर शान से गुजर रही थी। यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले ही अर्जुन के कमांडोज ने पूरे इलाके का कोना कोना सैनिटाइज कर दिया था। आसपास की हर ऊंची ऊंची बिल्डिंग की छत पर अग्निहोत्री स्नाइपर्स लेटे हुए थे, जो किसी भी मूवमेंट को अपने स्कोप में लिए हुए थे। इसी बीच अर्जुन की गाड़ी यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट के ठीक सामने रुकी। अर्जुन ने खुद बाहर निकलकर मीरा के लिए दरवाजा खोला। उसने मुस्कुराकर कहा, जाओ, तुम्हारे आसपास 50 ऐसे गार्ड्स हैं जो स्टूडेंट्स के कपड़े में हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। उसकी बात सुनकर मीरा ने गहरी सांस ली। उसने अपना बैग सही वाले कंधे पर टांगा और बहुत ही शानदार एटीट्यूड के साथ अपना सिर ऊंचा रखकर डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के अंदर चली गई। कल उसे खून से लथपथ ले जाते हुए जिन स्टूडेंट्स ने देखा था, वो आज मीरा को इतनी हिम्मत के साथ वापस आता हुआ देखकर हैरान रह गई। शालिनी और नंदी तो मारे खौफ के कोने में छुप गई। वहीं मीरा के अंदर जाते ही अर्जुन वापस अपनी कार में आकर बैठ गया। अर्जुन ने ड्राइवर से उससे पूछा, सर, क्या अब हम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की तरफ चले? आपकी क्लास है। लेकिन आगे से अर्जुन एक ठंडी हंसी हंसकर कहा, क्लास? जब मौत मेरे कैंपस में मंडरा रही हो तो मैं किताबें नहीं पढ़ता, मुझे उस गॉड फादर के चूहों को पकड़ना है। गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकाला और उसे सिक्योरिटी वैन के पास लेकर रोक दो, जो यूनिवर्सिटी के पीछे वाले गेट की गली में खड़ी है। आगे से ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा, यस बॉस। ये कहकर ड्राइवर ने गाड़ी को घुमाया और यूनिवर्सिटी कैंपस के बहुत ही सुनसान और वीरान गली में ले गया। वहां एक बहुत बड़ी काले रंग की बिना शीशों वाली मॉडिफाइड वैन खड़ी थी। बाहर से देखने पर यह किसी लॉन्ड्री या डिलीवरी की गाड़ी लग रही थी, लेकिन अंदर से यह चलता फिरता हाई टेक कमांड सेंटर था। उसके पास पहुंचते ही अर्जुन अपनी कार से उतरा और उस काली वैन के पिछले दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। वैन के अंदर का नजारा किसी हॉलीवुड की स्पाई मूवी जैसा था। उसके अंदर एसी की ठंडी हवा चल रही थी। 3 बहुत ही बड़े और एडवांस मॉनिटर लगे थे। उन स्क्रीन्स पर मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर के कम से कम 50 अलग अलग सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड चल रही थी। वैन के अंदर 2 टॉप के कंप्यूटर हैकर कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां दौड़ा रहे थे। वो वहां कुर्सी पर बैठे मिस्टर जगदीश पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे थे। अर्जुन को देखते ही जगदीश ने अपनी जगह से उठकर कहा, वेलकम सर। आगे से अर्जुन ने अपनी जैकेट उतारकर कुर्सी पर बैठकर पूछा, क्या स्टेटस है जगदीश जी? तभी जगदीश ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया और उसकी बात का जवाब देकर कहा, सर, हमारी टीम ने मुंबई पुलिस और यूनिवर्सिटी के सारे ट्रैफिक और सिक्योरिटी कैमरा को हैक कर लिया। मेरा मैडम इस वक्त अपनी क्लास में बिल्कुल सेफ है। इसके अलावा हमने कैंपस के ऊपर माइक्रो ड्रोन भी उड़ा दिए हैं, जो 500 फीट की ऊंचाई से हर इंसान के चेहरे को फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से स्कैन कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही अर्जुन ने अपनी पैनी नजरें उन दर्जनों स्क्रीन पर गड़ा दी। तब जगदीश जी ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है अर्जुन, क्या वो गॉडफादर आज दोबारा हमला करेगा? उसकी बात सुनते ही अर्जुन ने अपना होठ को आपस में सिकोड़ लिया। उसकी आंखों में एक मास्टरमाइंड वाली चमक थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं जगदीश जी, वो गॉडफादर कोई बेवकूफ नहीं है। कल जब उसका टॉप का स्नाइपर फेल हो गया, हमारी शैडो शील्ड्स ने मीरा को बचा लिया, तो उसे समझ आ गया होगा कि अर्जुन अग्निहोत्री की सिक्योरिटी को तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। उसकी बात सुनते ही हैकर ने कंफ्यूज होकर पूछा, तो फिर वो आज क्या करेगा? आगे से अर्जुन ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, रैकी। जब दुश्मन का पहला हमला फेल होता है तो वो अपना दूसरा हमला करने से पहले रैकी करने के लिए अपने जासूस को भेजता है। वो ये देखने के लिए कि अपने आदमी भेजेगा कि कल की घटना के बाद हमने सिक्योरिटी को कितना बढ़ाया है। वो हमारे सिक्योरिटी ट्रैप में लूप होल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये कहकर अर्जुन अपनी कुर्सी से आगे झुका। उसने आगे कहा, और वो ये गलती है जहां मैं उन्हें दबोचूंगा। स्कैन करो, हर इंसान पर फोकस करो जो स्टूडेंट्स या प्रोफेसर नहीं लग रहा, जो बहुत ज्यादा कैमरे की तरफ देख रहा हो या बेवजह कैंपस की बाउंड्री वॉल के पास मंडरा रहा हो। उनका यह ऑर्डर सुनते ही हैकर्स ने सिर हिलाकर कहा, यस सर, और अपना काम तेजी से कर दिया। अगले 2 घंटों तक अर्जुन एक भूखेबाज की तरह उन स्क्रीन को घूरता रहा। ऐसे दोपहर के 12 बज चुके थे। कैंपस में काफी चहल पहल थी। तब स्क्रीन नंबर 3 पर, जो यूनिवर्सिटी के साउथ गेट और कैंटीन के पीछे वाले इलाके की फीड दिखा रही थी, तभी अर्जुन की नजर एक छोटी सी हरकत पर अटक गई। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, पोज पोज, उस स्क्रीन को जूम करो, कैमरा नंबर 14। हैकर ने तुरंत उस फीड को बड़ी स्क्रीन पर डाला और उसे जूम किया।
स्क्रीन पर 3 आदमी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बहुत ही कैजुअल कपड़े पहने थे, जींस, हुडी, सिर पर बेसबॉल कैप। ये बाहर से बिल्कुल आम कॉलेज स्टूडेंट्स जैसे ही लग रहे थे, लेकिन अर्जुन की तेज नजरों ने वो देख लिया जो आम इंसान नहीं देख सकता था। अर्जुन ने स्क्रीन की तरफ अपनी उंगली करके कहा, जगदीश जी, इन तीनों का ध्यान से देखो। ये तीनों अलग अलग दिशाओं में खड़े हैं, लेकिन इनके जूतों के टो एक ही तरफ हैं। ये एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे, लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आपस में कनेक्टेड हैं। उनकी बात सुनते ही जगदीश जी ने ध्यान से देखा। उन्होंने सर स्क्रीन की तरफ घुमाकर कहा, सर इनके कानों में ईयर पीस हैं। तब अर्जुन ने एक शैतानी हंसी हंसकर कहा, एग्जैक्टली, और वो देखो, वो जो हुडी वाला आदमी है वो अपनी जेब में हाथ डालकर खड़ा है, लेकिन उसका अंगूठा बाहर है। ये मिलिट्री अंडरवर्ल्ड का एक टैक्टिकल स्टैंड होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर एक सेकंड में हथियार निकाला जा सके। उसने इतना कहा ही था कि तभी उस हुडी वाले आदमी ने बहुत ही चालाकी से अपने हाथ में पकड़े उस छोटे से डिवाइस से यूनिवर्सिटी की छत की तरफ इशारा किया, जहां अर्जुन का स्नाइपर छुपा हुआ था। यह देखते हुए अर्जुन अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने स्क्रीन की तरफ उंगली उठाकर कहा, वो हमारे स्नाइपर्स की पोजीशंस को मार्क कर रहे हैं। मिल गए साले चूहे, ये उसी गॉडफादर के जासूस हैं। उसकी ये बात सुनते ही जगदीश जी ने अपना वॉकी टॉकी उठाकर कहा, सर मैं अभी स्ट्राइक टीम को ऑर्डर देता हूँ, वो इन्हें 10 सेकंड में फोन देंगे। लेकिन तभी अर्जुन ने झटके से हाथ पकड़कर कहा, नहीं, इन्हें कोई टच नहीं करेगा। अगर हमने इन्हें यही मार दिया तो हमें उस गॉडफादर तक पहुंचने का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। ये छोटी मछलियां हैं जगदीश जी, हम इनसे उस मगरमच्छ तक पहुंचना चाहते हैं। अर्जुन की आंखों में अब शिकार खेलने वाले शेर की चमक थी। उसकी बात पूरी होते ही अर्जुन ने अपनी टैक्टिकल जैकेट उठाई और उसे पहन लिया। उसने अपनी पिस्तौल चेक की और उसे अपनी बेल्ट के पीछे छुपा लिया। अर्जुन ने वैन का दरवाजा खोलकर कहा, कमांडोज को ऑर्डर दो कि वो सिर्फ मीरा के आसपास की सिक्योरिटी टाइट रखें, लेकिन इन तीनों को कोई नहीं रोकेगा। उन्हें यह नहीं लगना चाहिए कि हम उनकी देखभाल कर रहे हैं। उन्हें लगना चाहिए कि इन्होंने हमारी सिक्योरिटी की सारी जानकारी चुरा ली। तभी जगदीश जी ने पूछा, और आप कहाँ जा रहे हैं सर? आगे से अर्जुन ने अपने सिर पर एक काले रंग की कैप पहनी और थोड़ा नीचे कर लिया ताकि उसका चेहरा छुप जाए। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ये तीनों अब अपना काम खत्म करके अपने बॉस को रिपोर्ट करने जाएंगे और मैं इन चूहों को पीछे पीछे सीधा इनके बिल तक जाऊंगा। अर्जुन की आवाज में खौफनाक रोमांच था। उसकी बात पूरी होते ही अर्जुन उस सिक्योरिटी वैन से बाहर निकला। उसने एक कॉलेज स्टूडेंट्स की तरह अपने बैग कंधे पर डाला और बहुत ही नॉर्मल चाल से यूनिवर्सिटी के साउथ गेट की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें उन तीनों संदिग्ध आदमियों पर टिकी थी। वहीं वो तीनों आदमी कैंपस का मुआयना करने के बाद आपस में एक बहुत ही सूक्ष्म सा इशारा करके कैंपस से बाहर निकल गए। वो तीनों एक साथ नहीं चल रहे थे, एक आगे था, दो उसके पीछे एक दूरी बनाकर चल रहे थे ताकि किसी को शक न हो। ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीका था। अर्जुन उनके पीछे 50 मीटर की दूरी बनाकर चलने लगा। मुंबई की भरी पूरी भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर ये चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया था। वो आदमी कभी चाय वाले के पास रुकते तो कभी पीछे मुड़कर देखते कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन अर्जुन कोई आम जासूस नहीं था। वो मास्टर का सबसे बेहतरीन शागिर्द था। जब वो आदमी पीछे मुड़ते, अर्जुन बहुत ही सफाई से किसी अखबार वाले के पीछे खड़ा हो जाता या किसी दुकान के शीशे में देखने का नाटक करने लगता। उसका फुटवर्क इतना हल्का और किसी को भी वहां होने का एहसास नहीं होने दे रहा था। करीब 20 मिनट पैदल चलने के बाद वो तीनों आदमी दादर के एक बहुत ही पुराने भीड़ भाड़ वाले संकरे इलाके में आ गए। यहाँ सड़कें पर इतनी भीड़ थी कि कोई गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। वो तीनों एक तंग और अंधेरी गली में मुड़ गई। अर्जुन ने एक गली के नुक्कड़ पर बाहर अपनी चाल धामी कर दी। उसने दीवार की आड़ लेकर अंदर झांका। गली के अंत में एक बहुत ही पुरानी और बंद पड़ी आइस फैक्ट्री थी। उसके लोहे के दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। वो तीनों आदमी उस कारखाने के एक छोटे से दरवाजे को खटखटाकर अंदर दाखिल हुए गए। ये देखकर अर्जुन के होठों पर एक विनिंग लेकिन शैतानी मुस्कान आ गई। अर्जुन ने मन ही मन में सोचा, मिल गया तेरा अड्डा मिस्टर गॉडफादर। ये सोचकर वो अपने कान में लगे ईयरपीस का बटन दबाकर बोला, जगदीश जी, मुझे उनकी लोकेशन मिल गई, दादर पुरानी आइस फैक्ट्री। मुझे बैकअप की जरूरत है, मैं अकेले अंदर जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर जगदीश जी घबरा गए। उन्होंने तुरंत चिंता भरे स्वर में कहा, सर ये सुसाइड हो सकता है, वहां कितने भी लोग हो सकते हैं। लेकिन इधर से अर्जुन ने अपने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, शेर जब शिकार पर निकलता है तो वो भेड़ियों की गिनती नहीं करता जगदीश जी। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल कटने के तुरंत बाद अर्जुन ने अपनी जैकेट की जिप खोली
उसने अपनी पिस्तौल की सेफ्टी कैच हटाया और क्लिक। आज वो इस आइस फैक्ट्री की बर्फ को इन गुंडों के गर्म खून से पिघलाने वाला था। आज उसे उस गॉडफादर का नाम चाहिए था जिसने उसकी मीरा तक आंख उठाने की जरूरत की। अर्जुन मौत का वो खामोश फरिश्ता बनकर उस अंधेरी गली को पार करके कारखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फैक्ट्री के लोहे के बड़े बड़े दरवाजों पर जंग लगा हुआ था। वहां से अमोनियम गैस और सड़न की बदबू आ रही थी। अर्जुन ने बहुत ही खामोशी से उस कारखाने के पिछले हिस्से पर एक छोटा सा लोहे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा बाहर की खामोशी से बिल्कुल अलग था। कारखाने के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था जहां पहले बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां काटी जाती थी। छत से लोहे की मोटी मोटी जंजीरें, बड़े बड़े हुक लटक रहे थे। कोने में पानी टपकने की टप टप की आवाज आ रही थी। हॉल के बीचों बीच कुछ धीमी पीली लाइट्स थी। अर्जुन एक अंधेरे कोने में छुप गया। उसने अपनी पैनी नजरों से वहां का जायजा लिया जहां करीब 20 हट्टे कट्टे और खूंखार गुंडे मौजूद थे। उनके हाथों में पिस्तौल, चोपर, लोहे और लोहे की राड। ये मुंबई के टपोरी गुंडे नहीं लग रहे थे, बल्कि इनका शरीर और उनका अनुशासन किसी प्रोफेशनल सुपारी किलर जैसा था। उन 20 गुंडों के बीच एक टूटी हुई कुर्सी पर उनका बॉस बैठा था, एक बड़ा मोटा भद्दा घिनौना सा आदमी। उसका पेट उसकी शर्ट से बाहर झांक रहा था। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे, आंखें छोटी छोटी लाल थी और उसकी मुंह में एक महंगा सा क्यूबन सिगार दबा था। उसके गले में सोने की मोटी चैन थी। ये तीन हुडी वाले आदमी जिनका अर्जुन ने यूनिवर्सिटी से पीछा किया था, वो उस भद्दे और मोटे आदमी के सामने हाथ बांध कर खड़े थे। उस मोटे आदमी ने सिगार का धुआं छोड़कर एक बहुत ही भारी और फटी हुई आवाज में कहा, रिपोर्ट दो। क्या देखा तुम लोगों ने उस यूनिवर्सिटी में? क्या वो मेरा आज कॉलेज आई थी? आगे जो हुडी वाले आदमी ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, हाँ बॉस, वो कॉलेज आई थी। कल के हमले के बाद वो डरी नहीं। लेकिन बॉस, उस अर्जुन ने वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी। चप्पे चप्पे पर उसके शैडो गार्ड सादे कपड़ों में घूम रहे हैं। छतों पर स्नाइपर्स लेटे हुए हैं। हमने उनकी पोजीशन मार्क कर ली है, लेकिन अभी उस लड़की को मारना नामुमकिन है बॉस। उसकी बात सुनते ही मोटे आदमी ने एक गंदी सी गाली देकर कहा, हराम खोर अर्जुन अग्निहोत्री, खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझता है। गॉडफादर ने हमें साफ ऑर्डर दिया है, उस लड़की की लाश चाहिए। अगर वो स्नाइपर कल नालायकी न करता तो आज हम जश्न मना रहे होते। खैर, मुझे वो नक्शा जो तुमने बनाया है, मैं गॉडफादर को रिपोर्ट कर देता हूँ। अंधेरे में खड़े अर्जुन ने ये सारी बातें सुन ली। उसका खून खोल उठा। ये कीड़े उसकी मीरा की लाश बिछाने के सपने देख रहे थे। अर्जुन ने अपनी पिस्तौल को वापस अपनी बेल्ट में रखा। आज वो इन्हें गोलियों से नहीं, उसने फैसला कर लिया कि इन्हें तड़पा तड़पा कर मारेगा। अर्जुन धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकला। उसने कारखाने का वो मेन लोहे का दरवाजा जहां से गुंडे भाग सकते थे, उसे खामोशी से लॉक कर दिया। अब वो 21 लोग अर्जुन के पिंजरे में कैद थे। पूरे कारखाने में अचानक एक बहुत ठंडी, गूंजती हुई मौत जैसी आवाज गूंजी, नक्शा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यह आवाज सुनते ही मोटा आदमी अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, कौन है वे? सारे 20 गुंडों ने अपनी पिस्तौलें निकाल ली और चारों तरफ निशाना तान दिया। तभी आगे से अर्जुन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं वो हूं जिसकी मौत का तुम लोग प्लान बना रहे हो। अर्जुन धीरे धीरे पीली रोशनी में चलकर सामने आया। उसने अपनी जैकेट की जेब खोल दी। उसको देखते ही हुड़े वाले आदमी की आंखें फटी रह गई। उसने हैरान होकर कहा, अर्जुन अग्निहोत्री, ये हमारा पीछा करते हुए यहां तक आ गया और हमें पता भी नहीं चला। मोड़े भद्दे आदमी के चेहरे पर पहले खौफ आया, लेकिन फिर उसने देखा कि अर्जुन अकेला है, निहत्था है। उसका घमंड लौट आया। मोटा आदमी अपनी गंदी हंसी हंसने लगा। उसने हंसकर कहा, बड़ा बेवकूफ है तू अर्जुन। तो 20 हथियारों से लैस आदमियों के बीच अकेला चला आया। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। आए, भून दो उस साले को। तभी अर्जुन एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मुझे भूनने के लिए तुम्हें मुझे देखना पड़ेगा। ये कहकर इससे पहले कोई गिंडर ट्रिगर दबा पाता, अर्जुन ने पास रखी लोहे की पाइप को पूरी तरह से घुमाकर मेन बिजली के बोर्ड पर दे मारा। पूरे कारखाने की बत्तियां एक झटके में गुल हो गई। हर तरफ खूब अंधेरा छा गया। सिर्फ रोशनदान से आने वाली थोड़ी बहुत धूप की किरणें दिखाई दे रही थी। तभी मोटे आदमी ने चिल्लाकर कहा, अबे लाइट किसने बंद की? फायर! उसने सभी को गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया। वहीं उसका ऑर्डर सुनते ही गुंडों ने अंधेरे में अंधाधुंध गोलियां चलानी भी शुरू कर दी। गोलियों की चिंगारियों से कारखाना रोशन हो रहा था।
लेकिन उनका हर निशाना खाली जा रहा था, क्योंकि अर्जुन वहां था ही नहीं। अर्जुन मास्टर की सिखाई हुई ब्लाइंड कॉम्बैक्ट कला का इस्तेमाल कर रहा था। अंधेरे में लड़ना सबसे बड़ी ताकत थी। अंधेरे के उस खौफनाक सन्नाटे में अचानक एक दर्दनाक चीख गूंजी। आह! तभी एक गुंडे का हाथ किसी ने अंधेरे में इतनी जोर से मरोड़ा कि उसका हड्डी टूटकर बाहर आ गई। उसकी पिस्तौल जमीन पर गिर गई। अगले ही सेकंड एक भारी बूट उस गुंडे के जबड़े पर पड़ा और वो बेहोश हो गया। वहीं उस गुंडे की चीखें सुनकर बाकी के गुंडे पैनिक करने लगे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, वो कहाँ है? इधर उधर देखो। सर, तभी हवा को चीरने की आवाज आई। अर्जुन ने छत से लटकती हुई एक भारी लोहे की जंजीर को पकड़ा और हवा में झुलाकर सीधे दो गुंडों की छाती पर अपने दोनों पैर दे मारे। उनकी पसलियां टूट गई। वो खून थूक कर दूर जा गिरे। अब गुंडों में भयंकर दहशत फैल चुकी थी। वो जिसे एक मामूली लड़का समझ रहे थे, वो कोई भूत या प्रेत लग रहा था, जो अंधेरे में उन्हें एक एक करके काट रहा था। क्या अर्जुन अकेला इन सबको निपटा पाएगा? क्या होगा आगे की कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी द साइलेंट मिलेनियर के साथ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर किया करें।